दोस्तों, आज हम बात करेंगे दफा 302। साथ में हम बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है और इसी के साथ में हम बात करेंगे 307 की। और इसी के बाद हम बात करेंगे कि दफा 299 के तहत कब मर्डर बनता है, कब दफा 300 के तहत मर्डर बनता है और कब 301 के तहत मर्डर बनता है और इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। और साथ में हम बात करेंगे कि अगर किसी के साथ कोई मर्डर हो जाता है किसी भी केस में तो हम उसमें बेल कैसे लेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसमें क्या सजा ए मौत ही मिलती है या फिर 10 साल की सजा मिल सकती है या 7 साल की सजा मिल सकती है या 20 साल की सजा मिल सकती है या फिर इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर कोई ट्रायल केस चलेगा तो वो कैसे चलेगा या कोई ऐसा कोई नियम बनाया हुआ है या कोई रूल बनाया हुआ है या कोई नियम बना हुआ है जिसमें कोई मर्डर हो जाता है तो उसमें मर्डर को कैसे कंसीडर किया जाता है और उसमें एंटिसिपेटरी बेल कैसे मिलती है। इस बात पर हम पूरा डिस्कस करेंगे और दफा 302 के तहत जो मर्डर बनता है, जो सजा मिलती है, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको लीगल जानकारी दी जाती है और आपको कानूनी जानकारी देने के लिए हम अपना पूरा सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दफा 302। दफा 302 1860 का ये कानून है। आईपीसी में ये 302 है। 302 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मर्डर मर्डर करने के बाद किसी आदमी को कितनी सजा मिलती है और उस सजा में वो कैसी सजा होती है। जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं 302 के बारे में तो उसमें हम ये सिर्फ इतना पाते हैं कि 302 में कोई भी मर्डर हो जाता है तो सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है कि पनिशमेंट कितनी दी गई हुई है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment of life or shall also be liable for fine। इसका मतलब ये है कि किसी में अगर कोई मर्डर हो जाता है तो उसमें सजा कितनी दी जाती है, क्या सजा ए मौत ही दी जाती है या फिर उसको अलग तरीके की सजा दी जाती है। आपने अक्सर ये बुक्स में पढ़ा होगा या हमारे आसपास में समाज में ये सुना भी होगा कि किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में किसी को भी मौत की सजा देना या किसी को मार देना, इस बात की हमेशा से आलोचना होती आई है और ये सही बात भी नहीं है। परंतु दोस्तों, एक बात और भी होती है, अगर मान लो कोई आदमी किसी को मार देता है तो उसको उसको तो हम सजाए मौत ही देते हैं। हमारा कोर्ट उसको सजाए मौत ही देता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि जेल में इतने सारे कैदी होते हैं, अक्सर उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उन लड़ाई झगड़ों में कुछ लोग मारे भी जाते हैं। तो क्या फिर हम उसको, जिसने वो मर्डर किया है, उसको हम क्या सजा देंगे? वो तो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजमेंट की जेल या उम्र कैद काट रहा होता है, तो ऐसे में उसको क्या सजा देंगे? ऐसे में उसको आईपीसी की धारा 303 के तहत सजा ए मौत ही मिलती है क्योंकि वो 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा तो वो पहले से ही काट रहा होता है। हम दोबारा से उसको वही सजा नहीं दे सकते। अब उसने दूसरा मर्डर कर दिया और जेल के अंदर रहते हुए भी अगर बाय चांस वो किसी भी तरीके से अगर वो बाहर आ जाता है तो वो समाज के लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसके लिए सजा ए मौत का ही ऑप्शन चुनती है, उसके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं दफा 302 आईपीसी 1860 के एक्ट में हम बेल कैसे लें। दफा 302 में बेल लेना बहुत ही
अलग तरीके के ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाने पड़ते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि दफा 302 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें बेल मिलती भी नहीं है और पुलिस आपको डायरेक्ट रूप से आपको गिरफ्तार कर लेती है और इसका सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है। अब हम बात करते हैं कि बेल की। बेल इसमें आपको इंटरिम बेल मिल सकती है और वो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे पास इसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपके परिवार में कोई अक्यूज्ड है और वो 2 महीने, 6 महीने, साल भर से वो जेल में बंद है और उसकी पत्नी गर्भवती है और उसको अभी डिलीवरी होने वाली है, तो इस आधार पर कोर्ट उसको इंटरिम बेल दे सकती है। या फिर अक्यूज के परिवार में किसी को कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो या किसी की कोई डेथ हो गई हो, तो इन ये जब ग्राउंड्स बनाते हैं हम, तो उसमें इंटरिम बेल मिलना आसान होता है। इस तरीके से हम इंटरिम बेल लगा सकते हैं और बेल मिल जाती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि 302 आप जिस मर्डर के केस में अंदर हो और आप वहां पर आपको कई बार गलत फंसा दिया जाता है, तो ऐसे तरीकों में भी आपको बेल मिल सकती है। जैसे कि मान लो कि कई बार ऐसा मर्डर हुआ और उसमें 3-4 बंदे हैं और वो आपका नाम ले देते हैं और आप वहां पर उस मौका वारदात पर, उस इंसिडेंट पर आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे, तो आप ऐसे ग्राउंड बनाओगे तो आपको एंटिसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने आप ये दिखा दिया कि मैं वहां पर नहीं था। अगर आप वहां पर नहीं थे तो आपको ये चीज प्रूव भी करनी पड़ेगी और प्रूव करने के लिए आपको सच्चे सबूत लाने पड़ते हैं। दूसरी चीज, अगर हम ये मान के चले, अगर आपने किसी की सुपारी ले ली और सुपारी लेके किसी के थ्रू किसी को मरवा दिया और आपने ग्राउंड लगा दिए कि मैं तो वहां पर नहीं था, तो ऐसे में दोस्तों घुमा फिरा के आप ही फंसोगे। तो इस तरीके से आप ये सोच के मत चलना कि आपको इंटरिम बेल या एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फंस जाओगे और आपको जितनी सजा मिलनी होती है उसमें प्लस में जुर्माना और बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने केस में सच्चे जो सबूत है उन्हीं को पेश करिए। ये सब बातें आपके वकील साहब पर डिपेंड करती है कि उन्होंने किस तरह के ग्राउंड बनाए हैं। पहले तो दोस्तों आपके वकील साहब उस केस को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उस अक्यूज्ड से जाके जेल में जाकर उससे पूछताछ करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद आपकी बेल लगाई जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाए जाते हैं, तब जाकर आपको बेल मिलती है। इसमें ऐसे ही बेल नहीं मिलती है। ये बहुत ही संगीन अपराध होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बेल सेशन कोर्ट से अलाउ नहीं हुई या आपको बेल नहीं मिली, तो आप अपर कोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट का आपके पास ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का आपके पास ऑप्शन है। आप वहां पर भी जाकर आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। परंतु दोस्तों अगर आप अपनी बेल बार बार लगा रहे हो और आपको बेल नहीं मिल रही है, तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को यह आदेश कर देगा, ये डायरेक्शन दे देगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और वो फैसला आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा, तब जाके ना, और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना के ना, तब आपको बेल के लिए अप्लाई करना है, तब आपको बेल मिलने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेगुलर बेल की, कि रेगुलर बेल कैसे मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जेल के अंदर है, तो उसको बेल कैसे मिलेगी। उसको लगेगा कि
अब तो चार्जशीट भी फाइल हो गई है, जबकि इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो गई है, तो अब तो बेल मिल जाएगी। या उसको जैसा भी उसको लगता है कि ये सारा काम हो गया है, तो अब तो बेल मिल जाएगी। मुझे 6 महीने हो गए, या मुझे 1 साल हो गए, या मुझे 5 साल हो गए अंदर रहते हुए, तो अब तो मुझे बेल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस केस में आप जेल काट रहे हो या जेल के अंदर हो, वो बहुत ही संगीन अपराध था जिसमें आप जेल में हो। वो मर्डर केस था, उसमें ऐसे ही बेल नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए इस मामलों में कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मान लीजिए आपको बेल मिल गई, और बेल मिलने के बाद आपके जो गवाह हैं, जो आई विटनेस हैं, या आपने उनको धमकाना शुरू कर दिया, या उनको दबाना शुरू कर दिया, या पुलिस से साठ गांठ करके ना केस को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे ये जाहिर हो कि आप अपने केस में, इन्वेस्टिगेशन में कोई टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो, या केस को खत्म करवाने के, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कोर्ट को, तो ऐसे मामलों में प्यारे दोस्तों आप ही फंस जाओगे, और आपकी बेल जो मिली थी वो भी डिसमिस हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आई विटनेस की। हमारे केस में कौन आई विटनेस है, कौन गवाह है, कैसे एविडेंस है, किसकी गवाही हो गई है, किसकी गवाही नहीं हुई है, किसने स्टेटमेंट दी है, किसने स्टेटमेंट नहीं दी है, कौन से एविडेंस हमारे केस में मान्य है, कौन से एविडेंस हमारे केस में कोर्ट एक्सेप्ट करेगी या कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बहुत सारी बातें होती है जो डिपेंड करती हैं। अगर आपके ग्राउंड्स अच्छे हुए तो आपको बेल मिल जाएगी। अगर आपके ग्राउंड्स अच्छे नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपको बेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दफा 302 1860 एक्ट के तहत किसी को सजाए मौत दी जाती है, तो उसमें हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में इस बात की आलोचना होती है, चर्चा होती है कि उस आदमी को सजाए मौत हो रही है। और उस किसी भी समाज में या किसी भी सभ्यता में किसी को मारना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। परंतु हम जब ये देखते हैं कि उस आदमी ने अपराध क्या किया है, तो हम इसी डिसीजन पर जाते हैं कि उसको सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी गया है आर्टिकल 19 और 21 में कि किसी को भी प्राण, दैहिक प्राण की स्वतंत्रता होती है, कि किसी को भी मारना या किसी का मर्डर करना ये ठीक नहीं होता है। सबको अपनी आजादी से जीने का अधिकार होता है। परंतु दोस्तों जिस तरीके से बताया कि उसने भी किसी का जीवन छीन लिया, किसी को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसने उसका जीवन खत्म कर दिया, तो इसी तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया है कि वो समाज के लिए और बाकी के उस वहां पर जो इंसान रह रहे हैं उनके लिए वो ठीक नहीं है। किसी को भी वो मृत्यु के घाट उतार सकता है, इसलिए उसको भी खत्म, उसका जीवन खत्म कर देती है कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि इसमें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 19 और 21 है, किसी में हम बोल रहे हैं कि आईपीसी 302 के तहत है, किसी में सीआरपीसी बोलते हैं। तो दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का शब्द का यूज करते हैं, और जहां पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और 1860 एक्ट की जब हम बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, तो वहां पर हम सेक्शन शब्द का यूज करते हैं। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो सीआरपीसी के तहत होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के तहत होती है, उसमें हम सेक्शन का यूज करते हैं। एविडेंस एक्ट में भी हम सेक्शन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें चलती। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं
कि जो मर्डर होता है वो 3 प्रकार से होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 299, 300 और 301, 299, 300 और 301 के तहत होता है। 299 ये कहता है कि इसमें कल्पेबल होमोसाइड होता है। स्थिति चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को मारा गया है, उसका जीवन छीन लिया गया है, तो वो धारा 299 के तहत आता है। धारा 300 में इसमें यह कहता है कि अपराध तो हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का जीवन छीन लिया गया है, तो वो धारा 300 के तहत आता है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो वो 302 के तहत होती है, लेकिन इसमें रेफरेंस 300 का दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 301 की। धारा 301 में कहा गया है कि इसमें गैर इरादतन हत्या है। इसमें उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन उसका जीवन तो छीन लिया गया है, वहां पर हत्या हुई है, वहां पर जो इंसिडेंट हुआ है वह मर्डर का हुआ है। तो 301 में भी 302 में जब एफआईआर होती है तो 301 का ही रेफरेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें ये डिफरेंस था। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा ये जानकारी जो दी गई है वो आपको सही लगी होगी। और जो भी अक्यूज्ड है, जो कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, कोई अक्यूज्ड है जो अपनी जमानत करवाना चाहता है, तो वो कमेंट करके ना नीचे बताएं। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।